नमस्कार दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि आने वाले चैप्टर में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष इल्तुतमिश की संपूर्ण इतिहास लेकर आए हैं। क्या कहते हैं? पूरा इतिहास। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस ऑडियो बुक के साथ बने रहें, बड़े मज़े से इसे सुने। और हाँ, चलिए आज मैं शुरू में एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर गेन नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर 10 का 10। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर शेयर करते तो सब्सक्राइबर अवश्य बढ़ते। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस ऑडियो बुक को शेयर करें और सुने। आपको बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास। आज हम इल्तुतमिश के बारे में जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप इसे लाइक कर दीजिए, आगे सुनते रहिएगा। लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, करिए चलिए कर दीजिए ना, चलिए कोई बात नहीं, कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। और कमेंट आप सुनने के बाद कीजिएगा, क्योंकि अभी सुनने से पहले आप क्या कमेंट करेंगे। तो पहले आप पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। जो भी इच्छा हो आपकी वो कमेंट करें, नो प्रॉब्लम। कमेंट, आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं आगे के लिए। तो हम चलिए, हम टॉपिक छोड़े, हम मुद्दे पे आते हैं। तो हम शुरू करते हैं इल्तुतमिश की जीवनी। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह दिल्ली में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वह गुलामों का गुलाम था। 1197 ईस्वी में गुजरात के आक्रमण के समय उसे खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीदा था। तो इल्तुतमिश को लोग गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से प्रभावित होकर उसे इक्तेदार मतलब सामंत की संज्ञा दी थी। इल्तुतमिश बहुत होनहार, बहुत बहादुर था और ऐबक उससे बहुत प्रभावित था। जिस तरह से ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक से मोहम्मद गोरी प्रभावित हुआ था, उसी तरह ऐबक भी इल्तुतमिश से प्रभावित था। और इतना प्रभावित हुआ वो कि वह उसे गुलामी से निजात देते हुए उसे इक्तेदार यानी सामंत बनाया और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया। तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को पराजित करके सत्ता प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने। क्यों? आराम शाह जो था वह एक होनहार शासक नहीं था। वहाँ की जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो आराम शाह को मंजूर नहीं कर रहे थे। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को 1210 में शासन की बागडोर थमा दी, परंतु हमने बताया ना कि दिल्ली की जनता उसे स्वीकार नहीं किया। तो आराम शाह क्योंकि वह अयोग्य व्यक्ति थे। तो आराम शाह को जब इल्तुतमिश ने कहा कि मतलब उसे लोगों ने कहा कि इल्तुतमिश को सत्ता सौंप दीजिए, तो वह आसानी से सत्ता नहीं सौंपा। अंततोगत्वा इल्तुतमिश से और आराम शाह से युद्ध होता है और इस युद्ध में आराम शाह पराजित हो जाता है। उसके पराजित हो जाने के बाद 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की कमान अपने हाथ में ले लेता है। इल्तुतमिश को जब सत्ता प्राप्त हुई थी, वो बहुत कठिनाइयों का दौर था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह ने कुछ कर नहीं पाया था। साल भर वो इधर उधर करता रहा और जब इल्तुतमिश को मिली तो वह कठिनाइयों भरा, उसके कांटों भरा ताज कहेंगे, उसे प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि जिस प्रकार से गौरी के लिए ऐबक था, उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश था। मैंने कहा था जब इल्तुतमिश को अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसके सामने तमाम कठिनाइयाँ थी। गजनी का यलदौज, मुल्तान का कुबाचा, बंगाल का लखनौती और अलीमर्दान तमाम चुनौती के रूप में उसके सामने खड़े थे। इनका दमन करना उसके लिए एक कठिन कार्य था। क्योंकि वह एक कुशल सैनिक भी था, इसलिए वह बहादुर था और वह घबराया नहीं और अपनी समस्त कठिनाइयों का बहुत बहादुरी से सामना किया। इन्हें पराजित करके दिल्ली सल्तनत को भयमुक्त कर दिया। गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। जिस समय इल्तुतमिश शासक बना तो गजनी का यलदौज जो था वो अपने
चिन्ह भिजवाएं। चिन्ह भिजवाने का मतलब यह था कि उसने यह साबित किया कि हम तुम्हें शासक के रूप में नहीं मानते हैं, तुम आज भी मेरे लिए सामंत हो। यह इल्तुतमिश का बहुत बड़ा अपमान था। वह खून की घूंट पी के रह गया, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी इल्तुतमिश की नहीं थी कि वह सामने से जाकर उसका मुकाबला कर सके। वह शांति से बैठा रहा और समय का इंतजार कर रहा था। आपको मैं बताऊं कि मोहम्मद गोरी के समय कुबाचा, यल्दौज आदि जो थे ये सब उसी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे और ऐबक के सामने सर उठाते रहते थे। आपको हमने बताया था पिछले बार की ऐबक से भी इन्होंने ऐबक को भी मानने से इनकार कर दिया था। ये ऐबक को भी अपना शासक नहीं मान रहे थे, किंतु ऐबक का कार्यकाल 4 साल का था। इनका समुचित रूप से वह मन नहीं कर पाया था। तो जो समस्या ऐबक के सामने थी वही समस्या अब इल्तुतमिश के सामने आ पड़ी थी। जिस समय यल्दौज उसके सामने गजनी का चिन्ह भेजता है, तब इल्तुतमिश ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह उसका उत्तर दे सके। खून की घूंट पी के रह जाता है। घटनाक्रम बदलता है। 1215 ईस्वी में ख्वारिज़म के शाह ने यल्दौज पर आक्रमण कर दिया। यल्दौज को जान के लाले पड़ गए और वह गजनी छोड़कर भाग गया। भागकर वह लाहौर के शासक कुबाचा को परास्त कर सत्ता पर काबज कर लिया। क्या बात है, देखिए, वहाँ से भागा और लाहौर आया। लाहौर में कुबाचा को से युद्ध किया और उसे परास्त करके वहाँ का सत्ता हासिल कर लिया। इतिहासकार कहते हैं कि उसने पंजाब तथा थानेश्वर तक के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश के लिए संकट बढ़ता जा रहा था। यल्दौज गजनी से जब भागा वह लाहौर आ गया। अब लाहौर दिल्ली से समीप था, तो इल्तुतमिश की समस्या यह आ गई इल्तुतमिश के सामने कि जो दूर था यल्दौज वह अब करीब आ गया था। तो इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य तराइन के मैदान में युद्ध छिड़ गया, जिससे यल्दौज बुरी तरह से पराजित हो जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि यल्दौज को बंदी बनाया गया और उसे बदायूं ले जाकर के उसका कत्ल कर दिया गया। इल्तुतमिश उसे बंदी बनाता है और बदायूं लेकर जाता है और वहाँ उसका कत्ल करवा देता है। निजामी और हबीबी ने लिखा है कि इल्तुतमिश के लिए एक दोहरी विजय थी। उसकी सत्ता को ललकारने वाले सबसे बड़े शत्रु का खात्मा हो गया और अंतिम रूप से गजनी से संबंध विच्छेद, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया था। नासरुद्दीन कुबाचा गोरी का गुलाम था। जिस प्रकार ऐबक था, गोरी कुबाचा से प्रसन्न होकर उसे कच्छ का प्रांतीय शासक नियुक्त कर गया था। गोरी की मृत्यु के पश्चात कुबाचा अपने साहस के बल पर अपना राज विस्तार करता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। आपको ज्ञात होगा कि यल्दौज ख्वारिज़म शाह से पराजित होकर कुबाचा से लाहौर छीन लिया था, किंतु जब इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया तो मौका देखकर कुबाचा पुनः लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि ये आप जब देखेंगे कि यहाँ इल्तुतमिश ने कई बार बंगाल में यहाँ पर यल्दौज से कुबाचा से युद्ध करते हैं, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वहाँ से हटता है इल्तुतमिश, वो फिर अपने को स्वतंत्र घोषित, माने कि इल्तुतमिश बार बार कई बार, हमने आप बताएंगे, कई बार लड़ाई लड़ा उसने। एक ही व्यक्ति से उसने 2-2 बार लड़ाइयाँ लड़ी। तो इल्तुतमिश 1217 ईस्वी में कुबाचा पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसे विवश कर दिया। कुबाचा युद्ध में इल्तुतमिश से हार जाता है, तो उसके पीठ पीछे कुबाचा अपने आप को फिर से स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देता है। इल्तुतमिश को अपना शासक नहीं मानता है। इसी समय चंगेज खान ने ख्वारिज़म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी पर आक्रमण कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। जलालुद्दीन वहां से भागकर पंजाब पहुंचा और कुबाचा के राज्य को क्षति पहुंचाने लगा। अच्छा, इसी समय मंगोलों ने भी कुबाचा के राज्य में हमला करके खूब लूटपाट की। मैं एक बात फिर से दोहरा देता हूँ, कुबाचा के राज्य को जलालुद्दीन मकबरनी जब वहाँ से भागा, कहाँ से भागता है, इसी समय चंगेज खान ने ख्वारिज़म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी पर आक्रमण कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। जलालुद्दीन वहाँ से भागकर पहुँचा कहाँ, पंजाब, और कुबाचा के राज्य को क्षति पहुँचाने लगा। और इसी समय मंगोलों ने भी कुबाचा पर आक्रमण कर दिया और वहाँ खूब लूटपाट की।
मौके की नज़ाकत को इल्तुतमिश भाप गया। वह समझ गया कि अब कुबाचा कमज़ोर है, वह पूरी तरह से गिर चुका था। और इसी समय इल्तुतमिश ने भी कुबाचा पर आक्रमण कर दिया और कुबाचा बुरी तरह से हार गया और इल्तुतमिश की सेना से सामना किए बगैर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अच्छा, भाग कर वह सिंधु नदी को पार करने के दौरान भाग रहा था। सिंधु नदी के पार करने के दौरान नाव डूब जाती है और कुबाचा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने लाहौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। अच्छा, अधिकार करने के बाद उसने क्या किया कि वहाँ का शासक अपने पुत्र नसरुद्दीन को नियुक्त कर दिया। वहीं मंगोलों का डर इल्तुतमिश के ऊपर बना था। चंगेज खान ने मंगोल जाति को संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया तथा फारस पर अधिकार करके एक विशाल सेना तैयार कर लिया था। मंगोल, अच्छा आप सुनिए, आप उस समय यह चारों तरफ था कि मंगोल, सबको पता था कि मंगोल अत्यधिक क्रूर और रक्तपिपासु थे। मतलब दया उनके अंदर तो जरा तनिक मात्र भी नहीं, लेस मात्र भी नहीं था। इन्हीं गुणों के कारण ख्वारिज़म का जो युवराज था मकबरनी घबरा कर वहाँ से भारत की तरफ भागा। मकबरनी भारत की तरफ भागा। चंगेज खान उसका पीछा करता हुआ भारत तक आ गया। मकबरनी भारत आकर के कुबाचा राज्य पर अधिकार कर लिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ आप 2-3 बार देखे होंगे कि भागता है वहाँ से कोई और आकर कब्जा कर लेते हैं दूसरे पर। इसी तरह से मकबरनी भागा और भाग कर आया और कुबाचा के राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मकबरनी पंजाब के खोखरों से मित्रता करके उनका सहयोग प्राप्त कर लिया था। अतः वह मंगोलों से सुरक्षा के लिए इल्तुतमिश से सहायता मांगी। इल्तुतमिश जानता था कि अगर वह जलालुद्दीन मकबरनी को मदद करेगा तो मंगोलों का संकट उसके ऊपर भी आ पड़ेगा। अब मंगोल खतरनाक थे। इल्तुतमिश मंगोलों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, वह जानता था। तो इल्तुतमिश यहाँ, अच्छा एक बात और, इल्तुतमिश यह भी जानता था कि अगर हम मकबरनी को सामने से कह देते हैं कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो हो सकता है मकबरनी ही आक्रमण कर दे उसके ऊपर। तो इसलिए इल्तुतमिश मकबरनी को भी सामने से मतलब सीधे सीधे ना नहीं बोलता है। देखिए यहाँ पर वह कूटनीति का प्रयोग करता है और बड़े ही चतुराई से उसने क्या किया कि एक अपना दूत भेजता है मकबरनी के पास और उससे क्या कहता है कि भाई आप के लायक हमारे यहाँ जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ का वातावरण आपके लायक नहीं है, हम जो है इसलिए आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इल्तुतमिश ने क्या कहा कि आप जैसे शासक के लिए हमारे यहाँ आपके लायक वातावरण नहीं है। क्या क्या दिमाग था, और इसलिए हम आपकी मदद यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, इतना कहने के बावजूद उसने अपनी सैन्य शक्ति पीछे खड़ी कर रखी थी कि अगर हमला करता है तो वह उसके मुकाबले के लिए भी तैयार था। वो यह भी नहीं था कि भाग मतलब डरपोक नहीं था। इल्तुतमिश बहुत बहादुर और बहुत होशियार और चालाक था। वो तो सेना अपनी तैयार कर रखा था, लेकिन जलालुद्दीन मकबरनी की स्थिति ठीक नहीं थी तो वह युद्ध करना उचित नहीं समझा और वह 1224 ईस्वी में फारस वापस लौट आया। अच्छा, उसके फारस लौट आने से हुआ क्या कि मंगोल जो उसका पीछा करते हुए आए थे वो फिर उसके पीछे पीछे वापस चले गए। यहाँ पर इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के वजह से एक बहुत बड़ा संकट को उसने दिमाग से अपने टाल दिया। जिस समय ये मैं आपको बताऊं कि ऐबक के शासनकाल में ही बंगाल का सामंत जो था अलमर्दान, वो ऐबक के मृत्यु के पश्चात खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मैंने बताया था वह खुद को अलाउद्दीन मतलब खुद को सुल्तान बना लिया था कि हम यहाँ के सुल्तान हैं। अलीमर्दान घोषित कर दिया था कि हम सुल्तान हैं। दिल्ली के सुल्तान को वह कर भेजना बंद कर दिया था, यानी कि अपने को दिल्ली के अधीन नहीं मानता था। वह स्वतंत्र अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुका था। अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए उसने खिलजी सरदारों का दमन कर दिया, जिसके प्लस अच्छा उसने खिलजी सरदारों का मतलब आप पूरी इतिहास में यहाँ देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि खिलजी सरदार बीच बीच में एकत्र होते और वो हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते थे। अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए उसने खिलजी सरदारों का दमन कर दिया, जिसके फलस्वरूप खिलजी सरदार उससे बुरी तरह नाराज थे और बहुत उसके पक्का विरोधी हो गए थे।
तथा कुछ समय पश्चात खिलजी सरदारों ने अली मर्दान की हत्या कर दी और हिसामुद्दीन ख्वाजा को बंगाल का शासक बना दिया। अब हिसामुद्दीन ने अपना राज विस्तार करना प्रारंभ किया। भाई राजा है तो राज विस्तार तो करेगा ही। तो बंगाल के निकटवर्ती राज्य कामरूप आप लोग समझो, कामरूप, तिरहुत, जाजनगर आदि पर अधिकार करके शक्तिशाली राज्य की स्थापना की हिसामुद्दीन ने। उसके इस तरह राज्य विस्तार से इल्तुतमिश परेशान था। इल्तुतमिश बंगाल से चिंतित था, वो परेशान था और वह उसकी नज़र थी बंगाल पे कि बंगाल को, अच्छा बंगाल एक ऐसा प्रांत था कि ऐबक को भी परेशान किया हुआ था। बंगाल में बार बार विद्रोह हो रहे थे, बार बार वहाँ का शासक मतलब अली मर्दान नहीं मानता था। तो इस तरह से इल्तुतमिश भी यह दिमाग लगा के बैठा था कि कब मौका आया और कब हम कब्जा करें उस पर। तो होता क्या है, इल्तुतमिश बंगाल से चिंतित था और वह फिर से बंगाल को दिल्ली के अधीन करना चाहता था। मगर हुआ क्या कि यल्दौज कुबाचा मंगोलों के भय के कारण, मतलब वह बीच में कभी कुबाचा, कभी यल्दौज, कभी मंगोल बीच में उसे परेशान कर रहे थे। तो उसका ध्यान बंगाल पर नहीं जा रहा था, मतलब चाह कर भी बंगाल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, तो बीच में इधर ही परेशान था। जब इन समस्याओं से निकल गया, यल्दौज से, कुबाचा से, मंगोलों से जब मुक्ति मिली उसे, वो बहुत चतुर था, वह जानता था, वह समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इधर उसकी समस्याओं से उसे निजात मिली, विशाल सेना लेकर के वह बंगाल पर अधिकार करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बिहार पर उसने अपना अधिकार किया, बिहार को जीत लिया और बंगाल की ओर अग्रसित हुआ। इल्तुतमिश की सैन्य बल को देखते हुए एवाज ने युद्ध से इनकार कर दिया। एवाज को जब देखा कि विशाल सेना लेकर इल्तुतमिश बंगाल की तरफ आ रहा है, तो वह उसने भी अपना लगा दिया दिमाग और उसने युद्ध करने से इनकार करके इल्तुतमिश से संधि कर ली। एवाज इल्तुतमिश का सामंत बनना स्वीकार कर लिया, वह कर देने के लिए भी तैयार हो गया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। मतलब मलिक जानी यहाँ बिहार में का शासक बनाया था और वहाँ का भी शासक बनाकर इल्तुतमिश वापस दिल्ली चला आया। मगर उसके आने के बाद ही एवाज ने पुनः खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कर देने से इनकार कर दिया। वह बिहार पर आक्रमण करके मलिक जानी को हराकर बिहार पर भी अधिकार कर लिया। ये देखिए, ये है इतिहास। क्या ज्ञात होता है, वहाँ उस समय कोई विश्वास पात्र नहीं था। कूटनीति, राजनीति, हर तरह की नीतियाँ इस्तेमाल की जाती थी अपनी विस्तार, अपनी जान बचाने, राज्य बचाने के लिए लोग। अब एवाज क्या किया, उसने इल्तुतमिश से घबरा कर संधि कर ली। मतलब एक चालाक लोमड़ी की तरह खुद को सरेंडर कर देता है और उसके बाद जब वहाँ से वो वापस आता है तब ये फिर पीछे से तैयार हो जाता है युद्ध के लिए और बिहार को हरा करके वहाँ भी आक्रमण कब्जा कर लेता है। अच्छा, जब इल्तुतमिश को यह पता चलता है तो उसे अत्यंत क्रोध होता है और वह अपने पुत्र नासिरुद्दीन को एवाज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन लखनौती पर पुनः अधिकार किया। लखनौती क्या बंगाल में था, उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया। जब एवाज किसी अन्य युद्ध के लिए बाहर गया था, बाद में एवाज नासिरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। नासिरुद्दीन लखनौती पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद एक बार पुनः जो है एवाज और नासिरुद्दीन में युद्ध होता है और उस युद्ध में नासिरुद्दीन विजय प्राप्त कर लेता है और उसमें एवाज की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इल्तुतमिश पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को अवध के साथ बंगाल का भी शासक बना दिया, परंतु बाद में 1229 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात खिलजी सरदारों ने पुनः विद्रोह कर दिया। देखिए, अब एक बार फिर बंगाल में फिर पहुंच गए।
1229 में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद खिलजी सरदार वहाँ के जो थे उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया और बंगाल का शासक मलिक बल्का को बना दिया। लगभग 1 साल के बाद इल्तुतमिश ने 1230 में पुनः बंगाल पर आक्रमण किया और बल्का की हत्या कर दिया। हत्या करके बंगाल को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। नासिरुद्दीन 1230 में पुनः बंगाल पर आक्रमण करके बल्का की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद वहाँ पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। इल्तुतमिश अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष करता रहा, कभी परास्त नहीं हुआ, यानी वह कभी हार नहीं मानी। जलालुद्दीन मकबरनी जब मंगोलों के भय से भारत आया था तब उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन मकबरनी जब मंगोलों के भय से भारत आया था तब उसने पंजाब पर अधिकार करने के बाद वहाँ से जब जाने लगा तो जाते जाते उसने क्या किया कि सैफुद्दीन करलू को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अब बाद में सैफुद्दीन करलू क्या किया कि पंजाब के अन्य भागों पर शासन कर रहे जो पंजाब खोखर थे उनसे मित्रता कर लिया और जिससे पंजाब में अत्यंत अव्यवस्था फैल गई। अब इल्तुतमिश ने वहाँ की स्थिति को नियंत्रण करने की योजना बनाना शुरू कर दिया कि हम वहाँ कैसे अपना नियंत्रण करें, कैसे लोगों को वहाँ राहत पहुँचाएं। उसने क्या किया कि एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसे अपने अधिकार में करने के बाद ही वहाँ की व्यवस्था उसने फिर से बहाल कर दिया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। वह आक्रमण करके उसने वहाँ के उस समय के जो सैफुद्दीन करलुक था उसे पराजित किया। पराजित करने के बाद वहाँ पे सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को फिर से बहाल किया। इस तरह से बताएं हम आपको कि मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद अनेक हिंदू शासकों ने अपनी अपनी मतलब यहाँ इल्तुतमिश की हम बता रहे हैं कि इल्तुतमिश जिस तरह से युद्ध करता है और जगह जगह अपने को विजय घोषित करके उसने कब्जा कर लिया, यह कोई बात छोटी बात नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे इतिहास में इल्तुतमिश जैसा कोई शासक हुआ ही नहीं है। तुर्क इसने बहुत बड़ा तुर्क साम्राज्य का स्थापना किया, यही असली संस्थापक था। मोहम्मद गौरी की हत्या के पश्चात अनेक हिंदू शासकों ने अपनी शक्ति संगठित करके ऐबक की परेशानियों का इन शासकों ने लाभ उठाया था। इल्तुतमिश अपने शासन काल के निरंतर समस्याओं से उलझने के कारण हिंदू राज्यों पर ध्यान नहीं दे सका था। कारण यह था कि जब युद्ध यह कुबाचा, यल्दौज और मंगोल इन समस्याओं में घिरा रहता था, जिसकी वजह से हिंदू राज्यों पर उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही इन उलझनों से वह निकला, 1225 के बाद वह इन राज्यों पर अधिकार करने का प्रयास करने लगा और 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, वहाँ अधिकार कर लिया। 1227 में मंडोर राज पर आक्रमण किया, वहाँ अधिकार कर लिया। 1230 में उसने कई आक्रमण किए, जालौर, अजमेर, बयाना, सांभर, सब पर विजय प्राप्त किया। तत्पश्चात उसकी नज़र ग्वालियर पर पड़ी। आप ध्यान दीजिए, उसने कई हिंदू राज्यों को जीता, तत्पश्चात उसकी नज़र ग्वालियर पर पड़ी तथा वहाँ के शासक मंगलदेव जो थे बहुत बहादुर थे। मंगलदेव ने खूब छकाया, खूब लड़ा। मंगलदेव हार नहीं माने। मंगलदेव लंबे समय तक इल्तुतमिश से लड़ते रहे, हाँ, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें भागना पड़ा। परिणाम स्वरूप ग्वालियर पर भी इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात तुर्क सैनिकों में बड़ा उत्साह था। बड़ा उत्साहित होकर के उन्होंने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया और वहाँ भी उन्हें विजय प्राप्त हुई, किंतु उनका यह अधिकार अधिक नहीं रह सका। वह बाद में चंदेल पुनः संगठित हुए और दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लिए। इल्तुतमिश नागदा के गुहलेतु तथा गुजरात के सोलकियों पर अधिकार करने का प्रयास किया, मगर वह वहाँ असफल हो गया। उसके बाद मालवा पर आक्रमण किया, वह भिलसा के दुर्ग पर नजर लगाया और भिलसा के दुर्ग पर वह नगर पर अधिकार भी कर लिया। मिन्हाज ने लिखा है कि इल्तुतमिश युद्ध के दौरान 300 वर्षों में निर्मित एक मंदिर को तोड़ डाला और विक्रमाजीत की
मूर्ति व अनेक ऐतिहासिक अवशेषों को अपने साथ दिल्ली लेकर चला आया। जिस समय इल्तुतमिश प्रारंभिक कठिनाइयों में फंसा था, उसी समय बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार आदि कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे। प्रारंभिक जब राजा बनता है तो यह उलझ गया यल्दौज वगैरह से। तो उस समय जो हिंदू राज थे वो धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिए, क्योंकि ये उस समय इसका ध्यान उन पर नहीं गया। इसके ये सबसे बड़ी समस्या थे यल्दौज, कुबाचा, यह इनमें उलझा रहा। उस दौरान बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार आदि कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन जब उसकी स्थिति सुधरी तो जिस तरह से वह 1226, 1227, 29, 30 में युद्ध कर करके रणथंभौर और मंडेरा वगैरह जीता था, उसी तरह से जब उसकी स्थिति सुधरती है तो उसी चक्र में, उसी कड़ी में उसने पुनः इन राज्यों पर, मतलब बदायूं में, कन्नौज में, बनारस, कटिहार जैसे राज्यों पर उन्होंने फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। कटिहार और बदायूं के अधिकार के पश्चात ही अवध में विद्रोह हो गया। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, अतः इल्तुतमिश की सेना अवध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखिए, बहुत बहादुर सेना थी। आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे जब आगे और लोगों का इतिहास सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इल्तुतमिश के जो 40 अमीरों की एक फौज थी उसकी, वो बहुत बहादुर फौज थी। यहाँ तक पहुँचाने में, इतनी विजय हासिल करने में उन 40 अमीरों का बहुत बड़ा, मानो 40 गुलाम जो थे उनको एक फौज बनाई थी। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अवध में विद्रोह कर दिया और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, अतः इल्तुतमिश की सेना अवध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह एक चतुर शासक था और कूटनीति व मौके की नजाकत को भांपते हुए शासन किया। इतिहास में उसका स्थान उच्च है। कुछ इतिहासकार इल्तुतमिश को तुर्कों का सबसे बड़ा शासक के रूप में देखते हैं। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन के समान इल्तुतमिश भी एक गुलाम से सुल्तान के पद पर पहुंचा था। इल्तुतमिश एक चतुर, अत्यंत वीर सेनाध्यक्ष तथा उसके सैनिकों की जो आस्था थी, इसके प्रति अपार आस्था थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों की एक फौज बनाई थी, हमने अभी चर्चा किया ना, जिसका नाम था 40 अमीरों। या उसके कुशल प्रशासनिक नीति का परिचालक थे। यही वह दल था जिसके दम पर वह विजय प्राप्त करता था। 40 अमीरों का दल अत्यंत स्वामी भक्त व देश के प्रति वफादार, इल्तुतमिश के प्रति बहुत ही विश्वासपात्र व वफादार थे उसके, जिनकी सहायता से उसने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इल्तुतमिश ही एक राजधानी, स्वतंत्र राज्य, राजनीति, राजतंत्रीय शासन और शासक वर्ग प्रदान किया। अपने अथक परिश्रम और सावधानी से गोरी द्वारा अधिकृत दुर्बल प्रदेश को सुसंगठित दिल्ली सल्तनत में परिवर्तित कर दिया। किसने किया? इल्तुतमिश ने। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसी ने भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश किया था। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बमियान का था। बमियान के लिए जा ही रहा था, रास्ते में और अस्वस्थ हो जाने के कारण उसे रास्ते से वापस आना पड़ा। वह 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश एक निरंकुश शासक था। उसने अपने विरोधियों का दमन किया तथा साम्राज्य का विस्तार किया। इल्तुतमिश वंशगत शासन की स्थापना की तथा इसका उपयोग भारत में राजनीतिक एकता प्रदान करने में किया। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो छोड़े हुए कार्य थे उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। जिन सपनों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सजा रखे थे उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश का इतिहास यही समाप्त नहीं हो जाता है और हम यह 20 मिनट 25 मिनट के ऑडियो में इसे बता भी नहीं सकते हैं। इल्तुतमिश का बहुत लंबा, किसी का जीवन किसी को 15 से 20 मिनट में समेट देना आसान बात नहीं है। जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में नई नई कहानियाँ आती रहेंगी। आप उन्हें सुनेंगे, कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे, धीरे से समझेंगे, आपको सब आसानी से समझ में आता रहेगा। एक बात है मित्रों कि इस ऑडियो को आप हो सकता है कि एक बार में ना समझें, इसे फिर से रिपीट कीजिएगा।
एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, अच्छे से समझिए। जब आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा, मैं कहता हूँ इतिहास जब समझना शुरू कर दोगे, वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा कि आप कहोगे कि इतिहास से अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बस इसे केवल समझना है, तो इसे कहानी की तरह समझे, सब्जेक्ट की तरह बोझ ना समझे। ठीक है दोस्तों, हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और आपसे एक अनुरोध है कि लास्ट में अब आप हमारे इस ऑडियो का मूल्यांकन कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट, जो भी हो, प्यारा हो, बुरा हो, अच्छा हो, जो भी आपके दिमाग में आए, एक कमेंट दीजिए। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए ज़रूर। मालूम होना चाहिए कि आपने इसे सुना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।